विनय, कितना असर चुनावों से पहले प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद देखने को मिल सकता है? देखिए, लाजमी है कि जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और जिम्मेदारी दी गई है तो बड़ा एक यहाँ पे काम यहाँ पे बीजेपी की तरफ से किया गया है, क्योंकि जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई तभी ये बात साफ हो गई थी कि अब जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। और पिछले कुछ दिनों से, और खासतौर पे कल की बात की जाए तो कल देर रात तक मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली में थे। जेपी नड्डा के आवास पर भी उन्होंने तकरीबन 9:30 बजे तक बैठक की। 1.5 घंटा पहले धर्मेंद्र प्रधान के घर पर बैठक हुई और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के करीब ये बैठक जेपी नड्डा के आवास पे हुई। और तभी इस बात की संभावनाएं थी कि विधानसभा चुनावों की रणनीति के साथ साथ नए प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे के नाम पर भी चर्चा हो रही है दिल्ली में। और अब जब मोहनलाल बडोली का नाम सामने आ गया है तो लाजमी है कि पिछले कुछ दिनों से जो बैठकें हो रही थी वो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पे नए चेहरे के लिए हो रही थी। मोहनलाल बडोली को इसलिए चुना गया है क्योंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्योंकि लगातार ये कयास लग रहे थे कि किस समाज से जुड़े व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो मोहनलाल बडोली एक ऐसा चेहरा है जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये लगातार इस तरह की शंकाएं चल रही थी कि ब्राह्मण समाज के चेहरे को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे सकती है। और जब नाम सामने आया तो वही हुआ। मोहनलाल को यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे ब्राह्मण समाज का कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात यहाँ पे। आप बने रहिए, राज आप भी बने रहिए। इससे पहले देखिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, इसको लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का भी रिएक्शन आया है उनकी तरफ से। देखिए, कहा गया है और क्योंकि मोहनलाल बडौली को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है और ऐसे में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का भी इस पर बयान आया है, उनकी प्रतिक्रिया इस पर आई है। मोहनलाल बडौली के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी मजबूत होगी, ये अनिल विज की तरफ से कहा गया है। पार्टी हाईकमान ने सही फैसला लिया है, सही निर्णय लिया है, ये अनिल विज की तरफ से कहा गया है। ये रिएक्शन, ये प्रतिक्रिया उनकी आई है मोहनलाल बडौली के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। देखिए, बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिद्धांत है 1 मैन 1 पोस्ट, और दोनों पोस्टें एक ही व्यक्ति के पास थी, मुख्यमंत्री की भी और अध्यक्ष की भी। तो चुनाव से पहले एक अलग अध्यक्ष बनाना बहुत आवश्यक था और बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस आदमी है और पहले महामंत्री भी रहे हैं, विधायक भी हैं, और मुझे लगता है कि इससे पार्टी को बहुत फायदा होगा। ठीक है, हमारे साथ सागर भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सागर, मोहनलाल बडौली के नाम पर अब मोहर लग चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर देखिए इंतजार हो रहा था, हालांकि लोकसभा चुनावों के बाद ये नियुक्ति हुई है। कहीं ना कहीं देखिए विधानसभा चुनावों में फायदा होगा। आपको लगता है कि लोकसभा के चुनावों से पहले ये नियुक्ति हो जानी चाहिए थी? देखिए, बिल्कुल श्वेता, अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी का ये बड़ा और अहम फैसला है, क्योंकि जेपी नड्डा ने कमान सौंपी और बहुत भरोसा जताया मोहनलाल बडौली पे। वजह इसके पीछे साफ तौर पर यह है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सन 2019 के जिस तरह से हमने देखा था, 2000 वोटों से इन्होंने जीत प्राप्त की थी राई विधानसभा सीट से। एक ऐसी विधानसभा सीट थी जहां से कभी भी कोई बीजेपी का प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन मोहनलाल बडौली ने उस समय वहां से जीत हासिल करके अपना दबदबा कायम किया। बीजेपी को इन पर काफी भरोसा रहा और इसी भरोसे की वजह से इन्हें लोकसभा में भी देखिए टिकट मिला था। लोकसभा में बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया, मौजूदा सांसद का टिकट काट के इनको टिकट दिया गया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी देखिए इनका दबदबा किस तरह से रहा, बीजेपी का भरोसा इन पर बरकरार रहा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि मोहनलाल बडौली में वो काबिलियत है, वो ताकत है कि प्रदेश में बीजेपी के नेताओं को एकजुट कर सकें। और आज के दिन जो इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसकी वजह यही है। सन 1989 से देखिए इनकी संघ में भी काफी बेहतर पकड़ मानी जाती है। 25 सालों से संघ से भी ये जुड़े हुए हैं, प्रत्येक नेताओं के बीच इनकी बहुत अच्छी छवि है। ऐसे में मोहनलाल बडौली पर बीजेपी ने दांव खेलकर ये साफ संकेत ये दिया है कि अब हम पीछे नहीं हटने वाले। बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस 60 पार का नारा बेशक दे रही है, लेकिन वो दावे, वो नारे पूरी तरह से खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इस समय ग्राउंड पर जितनी ज्यादा मजबूत अवस्था में दिखाई दे रही है, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देती है। कुछ दिन पहले आपने देखा था पंचकुला में जिस तरह से बड़ी बैठक हुई थी, सभी विधानसभा क्षेत्रों से 50-50 वहां पर कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे। यह दर्शाया गया, बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया कि हमारे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कितनी एकजुटता है, कितनी ताकत है। और उस दिन यह भी तय हो गया, अमित
शाह ने मंच से कह दिया कि प्रदेश की कमान और प्रदेश के चेहरे मुख्यमंत्री नायब सैनी ही रहेंगे। इसीलिए उसी दिन से कयास ही लग रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी ही चेहरे हैं, फिर आगे प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे दी जाएगी। आज के दिन तस्वीरें साफ हुई और अब देखना होगा कि बीजेपी आगे क्या कदम चलती है। श्वेता, बिल्कुल देखना होगा। अब विनय भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, अनिल विज ने कहा है कि एक मजबूती मिलेगी पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद और पार्टी मजबूत बनेगी। चुनावों के लिहाज से हम देखें तो विधानसभा चुनावों में क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरा भी वो है और एक अच्छा वोट बैंक हरियाणा में ब्राह्मण चेहरे को मिलता आया है हमेशा से, कि इस बार भी कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव खेला है पार्टी ने। देखिए, बहुत लंबे समय से मोहनलाल बीजेपी से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि और चूंकि लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी संगठन से जुड़े हुए हैं, समय समय पर बीजेपी के बहुत सी बैठकों में इन्होंने हरियाणा की बात रखी है, हरियाणा की आवाज़ रखी है और तमाम जिम्मेदारियों पर भी इनकी नियुक्तियां की गई है। और अभी हाल ही में जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि संपन्न हुए जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने इनको सोनीपत से उम्मीदवार बनाया। हालांकि इनकी जीत नहीं हो सकी, लेकिन उसके बावजूद इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए जाना, यह बात साफ है कि मोहनलाल बडोली पर भारतीय जनता पार्टी पूरा भरोसा करती है और यही वजह है कि लोकसभा चुनावों में हार के बावजूद भी इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जहां तक बात की जाए कि विधानसभा चुनावों पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो नया चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, हालांकि बीजेपी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, संगठन में इन्होंने बहुत काम किया है, कई पदों पर हरियाणा के संगठन में रहे हैं बीजेपी के संगठन में, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे इनकी ये पहली बार जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है। तो देखना है कि क्या अपनी कोई टीम ये तैयार करते हैं या फिर नायब सैनी, चूंकि अब तक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास थी, तो क्या उसी टीम के साथ ये काम करते हैं, संगठन में क्या कोई बदलाव किया जाता है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, ये भी देखना होगा। और आने वाले दिनों में आपको कई बैठकें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी वो मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास थी। बतौर मुख्यमंत्री वो नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है उसमें इतना समय नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास जिम्मेदारियां काफी होती हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो ऐसे में कार्यकर्ता भी उनसे मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रोटोकॉल जो है मुख्यमंत्री का वो बीच में आड़े आ रहा था। अब जब मोहनलाल बडोली को यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की, तो फुल फ्लैश तौर पे संगठन के लिए काम करेंगे, कार्यकर्ता भी अपनी बात अपने अध्यक्ष के सामने रख सकेंगे और अध्यक्ष भी बिना किसी रोक टोक के अपने कार्यकर्ताओं की, अपने संगठन से जुड़े लोगों की बात सुन सकेंगे। अच्छा, तो ये जो कम्युनिकेशन बीच में गैप था वो यहाँ पे एक तो पहले खत्म हुआ है, और दूसरा विधानसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति बनानी है, किस तरह से कौन सी विधानसभा में किस तरह से तैयारी करनी है, लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके आधार पर किस तरह से विधानसभा में तैयारी करनी है, तो ये तमाम रणनीति बनाने में भी यहाँ पे बीजेपी को आसानी मिलेगी। तो तमाम तरह से ये कहें कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष का जो मोहर लगनी है उसको पिछले कुछ दिनों से इस तरह की शंकाएं थी कि बीजेपी जल्द इसका जो नाम है वो सामने लाएगी, और वही हुआ है। विधानसभा चुनाव अक्टूबर में संभावित है और उससे पहले मोहनलाल बडोली को जिम्मेदारी दिए जाना कहीं ना कहीं साफ है कि आने वाले दिनों में बैठकों का दौर और रणनीति बनाने का दौर मोहनलाल बडोली की तरफ से और ज्यादा तेज किया जाएगा। ठीक है सागर, मैं आपकी तरफ रुक करूंगी। देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 5-5 सीटें बीजेपी और कांग्रेस ने हासिल की है, तो कहीं ना कहीं देखिए इस बार डबल चैलेंज है पार्टी के लिए। उसके लिहाज से अगर हम देखते हैं, क्योंकि जो लोकसभा के परिणाम सामने आए हैं वो इतने संतोषजनक नहीं थे पार्टी के लिए। 10 की 10 सीटें पिछली बार हासिल की थी लोकसभा चुनावों में, लेकिन इस बार 5 सीटें ही पार्टी के खाते में आई है। तो विधानसभा चुनावों को लेकर अब क्योंकि चुनौती डबल हो जाती है, ऐसे में मोहनलाल बडोली की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति और उनका क्या आगे रोल रहने वाला है वो भी देखने वाली बात होगी। देखिए श्वेता, अगर हम बात करें तो मोहनलाल बडोली का रोल साफ तौर पर बीजेपी ये चाहती है कि जो प्रदेश में 8% ब्राह्मण वोटर हैं, कैसे उनको अपने पाले में किया जाए। और यही वजह है कि लोकसभा के चुनाव में हमने देखा था 10 की 10 लोकसभा सीटों में से भी बीजेपी ने 2 लोकसभा सीटों पर ब्राह्मण चेहरे को ही मौका दिया था, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर 22% अगर जाट वोटर हैं, 30% वहां पर हरियाणा में दलित वोटर हैं, 21% देखिए वहां पर माफ करिए 30% ओबीसी वोटर हैं और 21% वहां पर दलित वोटर हैं। तो बीजेपी चाहती है उस 8% वोटर को कैसे कैप्चर करना है, और यही वजह है कि 2 वहां पर देखिए ब्राह्मण चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारा गया।
प्रदेश अध्यक्ष का दांव चलकर बीजेपी ने संकेत ये दिया है कि जो 8% ब्राह्मण वोटर हैं कैसे वो बीजेपी की तरफ रुख करें वो, और बीजेपी चाहती है कि कैसे बैलेंस किया जाए पार्टी को, पार्टी के नेताओं को। इसलिए देखिए जाट चेहरे भी आपको दिखाई देते हैं बड़े पदों पर, ओबीसी चेहरों को भी बीजेपी की तरफ से बड़े पदों पर मौका दिया गया है, दलित यहाँ पर चेहरे भी हैं, और अब ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी ने दांव खेलकर ये साफ संकेत दिया है कि कैसे बीजेपी प्रत्येक जातिगत समीकरण को यहाँ पर साधने का काम करेंगे। क्योंकि हरियाणा में अगर हम बात करें तो यही 4 जो जातियां हैं जीत और हार का जो फासला तय करती है, जाट, ओबीसी, दलित और ब्राह्मण, इन 4 जातियों को जिसने अपने पाले में कर लिया, समझ लीजिए उसने हरियाणा को जीत लिया। और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के पहले ये प्लानिंग बहुत बेहतर चली है। ये मास्टर प्लान बीजेपी का कितना काम आता है देखने वाली बात होगी। श्वेता, अच्छा विनय, देखिए नाम बहुत आ रहे थे सामने, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के सामने नाम आ रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, चाहे कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा को, तमाम नाम सामने आ रहे थे। ऐसे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोहनलाल भडौली का नाम आगे रख दिया जाएगा और एकदम से ही उनकी औपचारिक तौर पर नियुक्ति को लेकर आदेश जारी हो जाएंगे। ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति आखिर, क्योंकि लगातार हालांकि हम देख भी रहे हैं कि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि जिन नामों पे चर्चा होती है उस नाम पर मोहर नहीं लगती है, और यही वजह है कि जो नाम रेस में चल रहे थे वह नाम पिछड़ गए हैं और मोहनलाल भडौली आगे आए हैं। मोहनलाल भडौली को चुनने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के विश्वास पात्र हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी के भी विश्वास पात्र हैं, और ऐसे में संगठन और सरकार सुचारू रूप से काम करे और कम्युनिकेशन का काम सरकार और संगठन के बीच में सुचारू रूप से होता रहे, यही वजह है कि मोहनलाल भडौली को यहाँ पे चुना गया है। लंबे समय से बीजेपी से तो जुड़े ही रहे हैं, साथ ही साथ हरियाणा बीजेपी के मौजूदा जो दिग्गज चेहरे हैं उनके विश्वास पात्र भी हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि जो संगठन है और जो सरकार है उसके बीच में जो अगर किसी तरह का गैप है तो वो गैप दूर करने के लिए कोई विशेष चेहरा और विश्वास पात्र चेहरा वो लाया जाए, और इसलिए मोहनलाल भडौली को यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ताकि अगर कार्यकर्ताओं को और संगठन के जो नेता है उनको किसी तरह की समस्या सरकार से है तो वो सरकार के सामने रखे, सरकार अगर अपने संगठन को कुछ संदेश देना चाहती है तो मोहनलाल भडौली के जरिए दिया जाए। तो यही वजह है कि मोहनलाल भडौली को यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और विधानसभा चुनावों में लाजमी है कि इसका असर तो होगा ही। और जहां तक बात की जाए रणनीति की तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो ब्राह्मण समाज का चेहरा ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पे एक तो मोहनलाल भडौली को चुना गया है, और साथ ही साथ विश्वास पात्र है बीजेपी के, इसलिए भी मोहनलाल भडौली को ये जिम्मेदारी दी गई है। जी। अच्छा सागर, देखिए बीजेपी की एक खासियत है कि संघ से जुड़े लोगों को हमेशा की प्राथमिकता दी जाती है, हालांकि वो चाहे लाइन में पीछे खड़े हों, पीछे बैठे हों, लेकिन उनको अचानक ही एकदम से आगे लाके खड़ा कर दिया जाता है। चाहे पिछले जो चुनाव हमने देखे 5 राज्यों में जब चुनाव हुए थे, जीत हासिल जब बीजेपी ने की थी तो मुख्यमंत्री के तौर पर उन लोगों को आगे रख दिया गया जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, और ये खासियत भी पार्टी की मानी जाती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्सुकता भी रहती है, सभी में जितने नेता हैं, और उम्मीद भी रहती है कि कहीं ना कहीं आज छोटे दर्जे पर हैं लेकिन एक दिन जरूर उनको भी एक बड़ा दर्जा दिया जाएगा। काफी दिनों से ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी। अगर हम बात करें सन 2024 का चुनाव, मुझे याद है जब बीजेपी ने जीत वहां पर प्राप्त की थी, 47 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी विधानसभा चुनाव में, तो रामविलास शर्मा का नाम बीजेपी की तरफ से सबसे आगे था, क्योंकि बीजेपी भी ये चाहती थी कि ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन नाम तो आगे बेशक था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर बने थे। और हाल ही के दिनों में आपको याद होगा कैथल में जिस तरह से एक मेडिकल कॉलेज खोला गया, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसका नाम परशुराम के नाम पे रखा था। यही नहीं, डाक टिकट जारी किया गया, उस पर भी देखिए परशुराम का जिक्र हुआ। कांग्रेस ने कहा कि जब हम जीतकर सत्ता में आएंगे तो 4 डिप्टी सीएम में से एक हम ब्राह्मण चेहरे को हम बनाएंगे। इसके लिए देखिए सभी पार्टियां लगातार कवायद में इसीलिए जुटी हैं। वजह साफ तौर पर यह कि जाट वोटर की बात करें, ओबीसी वोटर की बात करें और चाहे हम दलित वोटर की बात करें, ये जो है देखिए एक तरफा लगभग इनका वोट बैंक रहता है, लेकिन ब्राह्मण वोटर किस पार्टी का रुख करेंगे ये कभी भी देखिए तय नहीं हो पाता है। और इसीलिए प्रत्येक जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों पर दांव खेलने की तैयारी में। कांग्रेस की तरफ से देखिए इसीलिए कहा गया कि एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम हम बना देंगे। बीजेपी ने भी देखिए जिस तरह से हमने जिक्र किया, परशुराम के नाम पे मेडिकल कॉलेज का नाम रखा, डाक टिकट जारी किया गया, और आने वाले दिनों में भी ब्राह्मणों को प्रमुखता यहाँ पर दिया जाएगा। चाहे हम बात करें कैबिनेट की या फिर मंत्रिमंडल की या फिर प्रत्येक जिलों में भी बीजेपी जानती है कि ये जो 8% से 12% का जो ब्राह्मणों का वोट बैंक है, इसको कैसे एक तरफ किया जाए ताकि पार्टी को कहीं से भी जीतने में आए दिक्कत ना आए। श्वेता,
बिल्कुल। अच्छा विनय, एक चीज और देखिए, जब प्रदेश अध्यक्ष की अब नियुक्ति हो गई है चुनावों में, क्योंकि चाहे लोकसभा का चुनाव सोनीपत से हार गए हो मोहनलाल बडौली, कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति करके ये संदेश जरूर देने का काम किया गया है तमाम नेताओं को कि अपना जो हौसला है उसको कम नहीं करना है, हौसला बढ़ाने के लिए कि देखिए कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, इससे पहले भी हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से कई राज्यों में जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई, ऐसे चेहरे को दी गई जो एक विधायक के तौर पर जीत के आए, और ये मैसेज बीजेपी कई बार देती रही है और शायद हरियाणा में भी ये मैसेज बीजेपी ने देने की कोशिश की है कि बशर्ते लोकसभा चुनाव मोहनलाल बडौली हार गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रदेश की बागडोर दी गई है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तो हौसला और जो कहें कि बीजेपी के साथ मिलकर चलना, ये संदेश यहाँ पे बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश की गई है। हालांकि जब प्रदेश अध्यक्ष के नामों पे चर्चा हो रही थी तो कई बार ऐसा भी सामने आया कि मोहनलाल बडौली चूंकि चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का, तो ऐसे में उनके पास जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। लेकिन जब अब नाम सामने आ चुका है, मोहर लग चुकी है बीजेपी की तरफ से कि मोहनलाल बडौली हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, तो ये मैसेज भी साफ दिया गया है कि किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी कोई भी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी जा सकती है। और विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने से लेकर विधानसभा चुनाव जितवाना, टिकट वितरण, और अगर कोई नाराज होता है तो उसको मनाना, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। और इतने कम समय में मोहनलाल बडौली के पास ये जिम्मेदारी आई है, देखना है कि इतने कम समय में वो कैसे इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। हालांकि उनके पास अगर कहें कि सलाहकार के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जरूर हैं, लेकिन फिर भी संगठन के तौर पर वो क्या फैसले लेते हैं आने वाले दिनों में, वो भी देखना होगा। बिल्कुल। अच्छा सागर, ब्राह्मण समाज को लेकर आप बता रहे थे, हम बात कर रहे थे, देखिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से ही ब्राह्मण समाज को प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा, हमने पिछले कुछ महीने पहले सुना था, उनकी एक बाइट भी आई थी, उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि हम भी ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम बनाएंगे। हालांकि उनके ही पार्टी के कुछ नेता इस बात का विरोध करते हुए नजर आए, उन्होंने कमिटमेंट तो कर दी लेकिन उनके नेता भी उनका विरोध कर रखे थे। कहीं ना कहीं विपक्ष को भी पता है कि ब्राह्मण समाज को ही साध कर हम चुनावों में जीत हासिल कर सकते हैं। देखिए क्या है कि सन 1966 जब हरियाणा अलग राज्य बना श्वेता, तो उस समय कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री बने थे भगवत दयाल शर्मा। बिल्कुल। वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते थे, तभी कांग्रेस ने साफ किया कि ब्राह्मणों के साथ हम भी रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदले, हालात बदले और फिर उसके बाद जाट चेहरा वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। बिल्कुल। बीजेपी ब्राह्मणों पर दांव इसलिए खिलती है कि वजह इसके पीछे एक और है। अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला की बात करें, चाहे आप इनेलो की तरफ से बड़े नेताओं को देख लें, तो ये जो जाट वोटर हैं, ये कहा जाता है कि अधिकतर इन्हीं के पाले में चले जाते हैं। हालांकि बीजेपी ने हर बार खुले मन से यही कहा कि बीजेपी जात की राजनीति नहीं करती है, लेकिन जिसने जातियों को अपने पाले में कर लिया, समझ जाइए कि वो चुनाव वो जीत लिया। और बीजेपी इसीलिए पंजाबियों को लेकर, जो पंजाबी वोटर हैं, जो बनिया वोटर हैं, जो ब्राह्मण वोटर हैं, इनके लिए बेहतर प्लानिंग के साथ चल दी है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जाट वोटर जो है इन 4-5 बड़े चेहरों पर, ये देखिए ये लोग तो चले जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा की हमने बात की, हमने अभय चौटाला की बात की, दुष्यंत चौटाला की बात की हमने। सागर बने रहिए इस बीच हमारे साथ। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर आपका। धन्यवाद आपका। चुनावों से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, कितना असर अब चुनावों में आपको लगता है जिम्मेदारी वो निभा पाएंगे और कितना असर प्रदेश में देखने को मिलेगा? अब देखिए, लॉन्ग अवेटेड एक जो बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति आदरणीय मोहनलाल बडौली जी की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुई है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष का भी काम देख रहे थे और मुख्यमंत्री जी का काम देख रहे थे, लेकिन 1 और 1 11 होते हैं जी। अब दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें बड़ा भारी फायदा हमको मिलेगा। मोहनलाल बडौली एक परिपक्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे हैं जी। प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं और अभी उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है और विधायक हैं।
तो मैं समझता हूं कि उनके जो एक्सपीरियंस का फायदा पार्टी को मिलेगा और बिल्कुल। पार्टी उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अच्छा सर, सोनीपत सीट से वो चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव, हालांकि जीत हासिल नहीं कर पाए, इसके बावजूद भी पार्टी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई, कहीं ना कहीं हौसला अफजाई के लिए काफी है ये। नहीं, केवल हौसला अफजाई नहीं, उनकी योग्यता को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय किया कि उनको प्रदेश की कमान सौंपी जाए। और एक बहुत अच्छा निर्णय है। मैं पार्टी के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देता हूं कि एक सूझबूझ वाला कार्यकर्ता, एक बहुत एक्सपीरियंस्ड, एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है, कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेवारी मिलती है, तो जो नीचे बैठा कार्यकर्ता उसके मन में बहुत उत्साह जाता है कि काम करने वाला कार्यकर्ता, उसकी कभी ना कभी पूछ होगी, कोई ना कभी वो किसी पद के ऊपर भी जा सकता है। आप देखिए, दोनों, चाहे वो जी आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हैं, एक छोटे कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री की जो एक जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। आज मोहनलाल बड़ौली जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, जी जिन्होंने एक निचले स्तर पे कार्यकर्ता के रूप में, एक बूथ के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। तो निश्चित तौर पर जो आम कार्यकर्ता, उससे उसको बड़ी खुशी मिलती है। जी। अच्छा सर, विधानसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में जीत को लेकर कितने आश्वस्त आप? अब प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई है। देखिए, हम तो पूरी तरह से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जब से पंचकूला की पवित्र पावन भूमि से आदरणीय अमित शाह जी ने आगामी विधानसभा चुनावों का शंखनाद किया है, जी जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, उससे एक कार्यकर्ता के मन के अंदर उत्साह पैदा हुआ है और आने वाले चुनाव के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, उम्मीदों पर आपको लगता है मोहनलाल बड़ौली खरे उतर पाएंगे? खरे उतरेंगे, क्योंकि वो एक कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने काम किया, वो संगठन को हर बारीकी को पहचानते हैं, संगठन के कार्यकर्ता की नब्ज को पहचानते हैं। जी देखिए, पार्टी की जीत के अंदर सरकार बनाने में कार्यकर्ता का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। जी कार्यकर्ता यदि खुश है, कार्यकर्ता यदि उत्साहित है, कार्यकर्ता जोश से काम कर रहा है, तो उससे कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आती, बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। तो यानी कि कार्यकर्ता के तौर पर काम किया उन्होंने, तो अच्छे से वो समझ सकते हैं कि कार्यकर्ता किस तरीके से काम करते भी हैं और आगे अब उनको काम करवाना भी है, क्योंकि सभी से जिस व्यक्ति ने ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो के ऊपर काम किया है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और कार्यकर्ताओं से काम लेना, ये मैं समझता हूँ कि प्यार से, मोहब्बत से बैठ करके कार्यकर्ताओं के बीच में बात करना, उससे उतने से ही कार्यकर्ता खुश हो जाता है और अपने काम में लग जाता है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम करना बहुत मुश्किल भी होता है और इससे देखिए पार्टी को भी मजबूती मिलती है। अब मोहनलाल बड़ौली, क्योंकि उन्होंने खुद ग्राउंड पर काम किया है, पार्टी को कितनी मजबूती आपको लगता है अब मिलेगी इससे? निश्चित तौर पर मजबूती मिलेगी, पार्टी को और अधिक बल मिलेगा। मैंने कहा ना, जैसे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर के अब 1 और 1 11 हो गए हैं। निश्चित तौर पर एक नई जो स्फूर्ति है वो कार्यकर्ताओं में आएगी, पार्टी में आएगी। बिल्कुल। अमित शाह पहुंचे थे पंचकुला, उनकी तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि नायब सैनी की जो जिम्मेदारी है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है? अब देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय अमित शाह जी ने जो कहा कि आगामी चुनाव नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे और तीसरी बार भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे, उससे मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े कार्यकर्ताओं के मन के अंदर एक उत्साह पैदा हुआ है। कार्यकर्ता की नब्ज को जो कार्यकर्ता पहचान सकता है, वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 2-2.5 महीने के 3 महीने के अंदर लोगों से मिलना जुलना शुरू किया है, कार्यकर्ताओं को स्नेह और प्यार देना शुरू किया है, कार्यकर्ता बहुत पूरी तरह से उत्साहित है। जी अच्छा, इससे पहले नायब सैनी का आप जिक्र कर रहे थे। नायब सैनी भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी निभाते आए और उनके काम को इतना पसंद किया गया था कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। नायब सिंह सैनी जी चाहे सांसद के रूप में, चाहे उनको जो भी जिम्मेवारी आज मुख्यमंत्री की मिली है, जो भी जिम्मेवारी उनको मिली है, उन्होंने सफलता के साथ उस जिम्मेवारी को निर्वहन किया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ चर्चा की इस पर। तो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया है जेपी नड्डा की तरफ से। मोहनलाल बड़ौली को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। विनय और सागर हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, देखिए चुनाव नजदीक है, ऐसे में चैलेंज बहुत ज्यादा है अब पार्टी के पास। अब किस तरीके से आगे रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में भी बैक टू बैक बैठकें हो रही है, चंडीगढ़ भी बैठकें हो रही है, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भी मुख्यमंत्री की मुलाकातें हो रही हैं। देखिए बिल्कुल, अब रणनीति किस तरह से मोहनलाल बड़ौली बनाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव माना जा रहा है कि अक्टूबर में हो सकते हैं। और ऐसे में अगर समय की बात की जाए तो 2 से सवा 2 महीने का समय मोहनलाल बड़ौली के पास है। हालांकि उनको इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत यहाँ पे थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि संगठन पहले से तैयार है, सत्ता में सरकार है, यानी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। नायब सैनी और मनोहर लाल का समय समय पे यहाँ पे जो सलाह है वो मिलती रहेगी। तो ऐसे में लेकिन ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे बीजेपी को काम करना है और रणनीति क्या बनानी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस तरह से आए उसमें 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। तो उस लोकसभा चुनावों पर क्या कमी रही जिस वजह से 5 सीटें बीजेपी को खोनी पड़ी, ये तमाम चीजों का आकलन यहाँ पे हालांकि कई बार बैठकों में हो चुका है, लेकिन उस हार से जो 5 सीटें हारी है उसको जीत में तब्दील करना, लोकसभा चुनावों में विधानसभा के जो विधानसभा लूज हुई है उन विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करना, ये बीजेपी की पूरी कोशिश है। और बीजेपी जिस तरह से लगातार कह रही कि हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो इस लाइन को, यानी कि एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, इस लाइन को सार्थक करने में मोहनलाल बड़ौली की भी काफी जिम्मेदारी रहेगी संगठन के तौर पे, क्योंकि संगठन में सबको एक साथ लेकर चलना और किसी की नाराजगी अगर है किसी भी तरह से तो उसको दूर करना, और वो नाराजगी दूर करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के बीच में भी रहना, कार्यकर्ताओं की सुनना, ये एक अध्यक्ष की बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। तो मोहनलाल बड़ौली को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और जो बहुत कम समय विधानसभा चुनावों के मद्देनजर है उस कम समय को भरपूर इस्तेमाल करना भी मोहनलाल बड़ौली की जिम्मेदारी है। और अब कल से ही हमको ये देखने को मिलेगा कि बैठकों का दौर मोहनलाल बड़ौली की तरफ से संगठन के मुताबिक, जिला स्तर के मुताबिक और साथ ही साथ जितनी भी इकाइयां हैं बीजेपी की संगठन की उसके मुताबिक मोहनलाल बड़ौली की तरफ से होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है विनय, बने रहिए। दीपक गौतम भी फरीदाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, देखिए विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने ना अपना संगठन खड़ा किया, क्या कहीं ना कहीं अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो चुकी है, संगठन भी बन चुका है, खड़ा है लगातार, और विपक्ष में इसको लेकर सुगबुगाहट देखने को मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की खासियत यही है कि ये केवल अपने संगठन पर न केवल ध्यान देती है, बल्कि संगठन से जुड़े छोटे छोटे लोगों तक। छोटे छोटे लोगों से मेरा मतलब ये है कि एक बूथ पर जो पन्ना होता है, एक गली में जो पन्ना होता है, पन्ने का मतलब वो कि एक पन्ने में अगर 5 वोट आते हैं तो उन 5 वोटों तक पहुंचने के लिए जो पन्ना प्रमुख बनाया जाता है उस तक लगातार जुड़ी रहती है। और बिल्कुल यही बीजेपी की खासियत नजर आती है, जबकि कांग्रेस के पास अभी संगठन नहीं है, और ये एक अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन केवल
केवल इस आधार पर कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कमजोर नहीं माना जा सकता, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझ रही है, क्योंकि बिना संगठन के कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनावों में 5 सीटें हासिल की हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रही है कि काम और जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा, रणनीति बदलनी पड़ेगी, काम और बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। संगठन की जो चूल है, चूल का मतलब संगठन के जो पेच हैं, वो पेच पूरी तरह से कसने पड़ेंगे, और इसीलिए चेहरा सामने लाया गया मोहनलाल बड़ौली का। बिल्कुल चौंका देने वाला नाम है। चूंकि तमाम लोगों की बात चल रही थी ओबीसी चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी बीजेपी के पास थे, तो ऐसी स्थिति में तमाम वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी को करनी थी, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण चेहरे को तलाश कर रही थी, और ब्राह्मण चेहरे की जो तलाश है उसमें काफी सारे नाम सामने आ रहे थे। इससे पहले हम बता दें अपने दर्शकों को कि मोहनलाल बड़ौली देखिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं, मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली संत कबीर कुटीर आवास पर, मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए मोहनलाल बड़ौली पहुंचे हैं चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर आवास पर। ये मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मोहनलाल बड़ौली, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब जिम्मेदारी उनको दी गई है। सागर में आपकी तरफ रुख करूंगी। अब बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बना दिया है, ऐसे में विपक्ष कितना एक्टिव होगा? क्या और भी ज्यादा अब विपक्ष के ऊपर भी प्रेशर आ गया है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से लगातार इस कवायद में लगे हैं कि कैसे दलित, ओबीसी और ब्राह्मण, इस 3 फॉर्मूले पर वो काम कर रहे हैं। सन 2023 में लगभग मई के महीने से लगातार वो एक्टिव हो गए थे। बीजेपी इसको पहले से ही भांप चुकी थी, इसीलिए उसने भी 2 ब्राह्मण चेहरों को देखिए लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा था बीजेपी ने। और यही नहीं, जब हाल ही में सोनीपत में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो वहां पर ब्राह्मण समाज के संगठन है, उन्होंने खुलकर ये ऐलान कर दिया था कि हम बीजेपी के साथ ही खड़े रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस थोड़ी परेशान, हताश दिखाई दी कि आखिर अब हम ब्राह्मण चेहरों को कैसे अपने पाले में करें, ब्राह्मण वोटरों को कैसे हम मनाएं, क्योंकि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में श्वेता लगभग 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण वोट बैंक ही जीत और हार तय करते हैं। लोकसभा सीटों में भी लगभग 3 ऐसी सीटें थी जहां पर ब्राह्मण वोट बैंक अगर जिस पार्टी के पाले में गया, जीत हार का फासला वहां से तय होता था। तो ऐसे में 12 से 13 सीटों पर अगर देखिए किसी पार्टी ने अगर अपना दबदबा कायम कर लिया, वो ब्राह्मण वोटर जो कहीं छिटक के नहीं जाते, अगर एक पार्टी के पाले में है, जिस पार्टी ने उन्हें मना लिया, तो फिर उस पार्टी को यहाँ पर फायदा होता है। क्योंकि कुछ देर पहले जब मैं जिक्र कर रहा था, जब विधानसभा स्पीकर का फोन यहां पर कनेक्ट हुआ कि हरियाणा में हम बात करें तो देखिए अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट वोटर हैं इस समय हरियाणा के लगभग 21% इन 4 चेहरों के देखिए पाले में वो चले जाते हैं, तो 4 गुट में जाट वोटर जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में ब्राह्मण वोटरों पर दांव आखिर किस पार्टी ने बेहतर खेला, अब ये मायने रखा जाता है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति आज के दिन जेपी नड्डा ने बहुत सोच समझ के इसीलिए की कि अगर हम मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष की कमान अगर हम देते हैं तो जो लगभग 8 से 12% के करीब जो यहाँ पर ब्राह्मण वोटर हैं, जो लगभग 12 से 13 विधानसभाओं में अपना प्रभाव डालते हैं, वो बीजेपी के पाले में आ जाएंगे। और यही वजह है कि पिछले साल हमने देखा था परशुराम जयंती पर हरियाणा में हरियाणा सरकार की तरफ से छुट्टी का भी यहाँ पर देखिए ऐलान किया गया था। परशुराम के नाम पर डाक टिकट यहां पर जारी किया गया था, वहां पर मेडिकल कॉलेज देखिए परशुराम के नाम पे बनाए गए। तो बीजेपी ने इस तरह के दांव देखिए पूरे विधानसभा चुनाव के करीब आने के पहले लगातार चलते रहे। हालांकि बीच में देखिए जाति थोड़ी विलुप्त हो गई थी, बीच में लोगों ने दांव खेलना इस पर कम कर दिया गया था। लोग ये समझे कि ओबीसी और जाट वोटर जिसके पाले में चले गए वो समझ जाइए सत्ता की कुर्सी वो पा गया। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियां भाप गई हैं कि अगर 12 से 15 विधानसभा सीटों पर अगर ब्राह्मण वोटरों का प्रभाव है तो उनको भी अपने साथ लाना बहुत ज्यादा देखिए जरूरी हो जाता है। श्वेता।